क्या आप जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर निकला जाए, बिना दवाओं के, सिर्फ अपनी सोच बदलकर? इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर डेविड डी बर्न्स की प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग गुड, द न्यू मूड थेरेपी की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह वीडियो आपको सिखाएगा नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने के वैज्ञानिक तरीके, आत्मसम्मान, गिल्ट और गुस्से को संभालने की कला, और सबसे जरूरी, कैसे खुद का नया, शांत और खुशहाल रूप बनाएं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके मन का रीसेट बटन है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मिलेगा फीलिंग गुड, जीने का असली राज। पुस्तक फीलिंग गुड, द न्यू मूड थेरेपी। लेखक डॉक्टर डेविड डी बर्न्स। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या आपने भी कभी अपने विचारों के जाल में खुद को फंसा पाया है? मुख्य सीख की लेसन्स। परिस्थिति नहीं, आपका दृष्टिकोण आपकी भावना तय करता है। हर नकारात्मक भावना के पीछे एक विकृत विचार होता है। आत्मस्वीकृति, आत्मदया और कार्रवाई ही मानसिक शांति के स्तंभ हैं। फीलिंग गुड कोई मंजिल नहीं, यह हर दिन का मानसिक अभ्यास है। यह वीडियो देखें अगर आप डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स से थक चुके हैं, रियल हैप्पीनेस और इनर पीस की खोज में हैं, अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं। यह वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है? यह वीडियो आपको सिर्फ डिप्रेशन से बाहर निकलना नहीं सिखाएगा, बल्कि यह सिखाएगा कि कैसे अपने मन के मालिक बने, न कि गुलाम। डॉक्टर बर्न्स की सीबीटी तकनीक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को समझकर आप अपने विचार, भावना और व्यवहार तीनों को संतुलन में ला सकते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। यह पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन को लेकर लिखी गई सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक मानी जाती है। डॉक्टर बर्न्स ने इसमें यह साबित किया है कि हमारी भावनाएं हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से उत्पन्न होती है। पुस्तक का मूल विचार यह है कि जब हम अपनी विकृत सोच, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानते और सुधारते हैं, तो अवसाद, चिंता, अपराधबोध और आत्मघृणा जैसी भावनाएं स्वतः कम होने लगती हैं। यानी आप अपनी भावनाओं के निर्माता स्वयं हैं। लेखक का उद्देश्य। डॉक्टर डेविड बर्न्स एक मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया। उन्होंने इस पुस्तक को एक सरल और व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में लिखा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना दवाओं के केवल अपने विचारों को बदलकर डिप्रेशन और नकारात्मकता से बाहर निकल सके। मुख्य विचार। पुस्तक 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। 1. अविचार भावना व्यवहार। आप जैसा सोचते हैं, वैसा महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। 2. विचारों की विकृति, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। हमारा मस्तिष्क अक्सर वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखता है, जिससे हम खुद को बेकार, असफल या अकेला महसूस करते हैं। 3. विचार चिकित्सा, कॉग्निटिव थेरेपी। इन विकृत विचारों को पहचानकर और तर्कसंगत रूप से बदलकर हम अपनी मनोदशा को सुधार सकते हैं। पुस्तक की विशेषताएं। इसमें दवाओं पर निर्भर हुए बिना मानसिक स्वास्थ्य सुधारने की तकनीकें दी गई हैं। लेखक ने कई व्यावहारिक वर्कशीट्स और अभ्यास, डेली मूड लॉग, डबल कॉलम टेक्निक आदि दिए हैं। यह पुस्तक मानसिक रोग विशेषज्ञों के साथ साथ आम पाठकों के लिए भी उपयोगी है। कई क्लिनिकल शोधों में यह सिद्ध हुआ है कि इस पुस्तक की विधियां डिप्रेशन से राहत देने में दवाओं जितनी प्रभावी हैं। क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप निराशा, आत्मसंदेह, नकारात्मक सोच, अपराधबोध या चिंता से जूझ रहे हैं, अगर आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, या अगर आप केवल अपने विचारों की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। निष्कर्ष। फीलिंग गुड, द न्यू मूड थेरेपी यह सिखाती है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसके निर्माता हैं। आपके विचार ही आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं, और जब आप उन्हें बदलते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। भाग 1, अवसाद, डिप्रेशन को समझना। अध्याय 1, आपकी सोच ही आपकी भावना बनाती है।
लेखक डॉक्टर डेविड डी बर्न्स इस अध्याय में कहते हैं कि आप जो महसूस करते हैं वह बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में आपके विचारों से उत्पन्न होता है। यह अध्याय कॉग्निटिव थेरेपी यानी संज्ञानात्मक चिकित्सा की बुनियाद है, जहां यह सिद्धांत रखा गया है कि आपकी सोच ही आपकी भावना बनाती है। एक साधारण उदाहरण। कल्पना कीजिए, आपको ऑफिस में बॉस ने बुलाया और कहा, हमें बात करनी है। अब ध्यान दीजिए, इस एक वाक्य से हर व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देगा। अगर आप सोचते हैं, जरूर मैंने कोई गलती की होगी, तो आपको डर, तनाव या अपराधबोध महसूस होगा। अगर आप सोचते हैं, शायद मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए चुना जा रहा है, तो आप उत्साहित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। घटना एक ही है, लेकिन भावनाएं अलग हैं, क्योंकि विचार अलग हैं। यही लेखक का मुख्य बिंदु है। आपकी भावनाओं की चाबी आपके विचारों के हाथ में है, न कि परिस्थितियों के। भावनाओं के पीछे छिपे विचार। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं कि जब हम उदास, चिंतित या निराश महसूस करते हैं, तो अक्सर हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। ये विचार इतने तेज और स्वचालित होते हैं कि हमें वे दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमारी भावनाओं को गहराई से नियंत्रित करते हैं। उदाहरण। मुझे किसी ने फोन नहीं किया, शायद किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं अकेला हूं, उदासी। यहां घटना फोन न आना ने नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या, किसी को मेरी परवाह नहीं, ने आपको दुखी किया। लेखक का उद्देश्य। बर्न्स का उद्देश्य यह है कि पाठक अपने अंदर के इन स्वचालित नकारात्मक विचारों, ऑटोमैटिक नेगेटिव थॉट्स एंड्स, को पहचानना सीखें। जब आप इन विचारों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। वैज्ञानिक आधार। लेखक बताते हैं कि यह विचार केवल दार्शनिक नहीं है। यह मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विधि, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, का आधार है, जिसका विकास आरओटी बेक ने किया था और जिसे डॉक्टर बर्न्स ने आम जनता के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया। यह सिद्ध हुआ है कि अगर हम अपने विचारों को तर्कसंगत और संतुलित बनाते हैं, तो अवसाद के लक्षण कम हो जाते हैं, यहां तक कि दवाओं से भी अधिक प्रभावी रूप से। अध्याय का व्यावहारिक दृष्टिकोण। इस अध्याय में डॉक्टर बर्न्स पाठकों से कहते हैं कि जब भी आप उदास महसूस करें, तो खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया? अपनी भावनाओं के पीछे के विचार को पकड़ें। फिर देखें कि क्या वह तथ्य पर आधारित है या कल्पना पर। यही पहचान संज्ञानात्मक चिकित्सा की शुरुआत है। उदाहरण से समझें। एक विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक लाता है। वह सोचता है, मैं मूर्ख हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। परिणाम, निराशा, आत्मदोष, अवसाद। दूसरा विद्यार्थी सोचता है, मुझसे गलती हुई है, अब मुझे तरीका सुधारना होगा। परिणाम, प्रेरणा, सुधार की इच्छा। घटना, कम अंक आना, वही रही, पर सोच का दृष्टिकोण बदलने से भावनाएं और परिणाम दोनों बदल गए। लेखक का संदेश। बर्न्स कहते हैं, अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, तो आप अपने महसूस करने का तरीका भी बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे पास अपने मन पर नियंत्रण की शक्ति है। हमें बस यह सीखना है कि अपने विचारों को पहचानना और उन्हें तर्कसंगत बनाना कैसे है। निष्कर्ष। आपकी भावनाएं आपके विचारों का परिणाम हैं। 2 बाहरी परिस्थितियां केवल ट्रिगर होती हैं, असली प्रभाव विचारों से आता है। 3 नकारात्मक भावनाओं से निकलने का रास्ता है, अपने सोचने के पैटर्न को समझना और बदलना। 4 यह प्रक्रिया धीरे धीरे आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, बढ़ाती है और मन को स्थिर बनाती है। अध्याय 2 डिप्रेशन का नया सिद्धांत। पारंपरिक मान्यता, रासायनिक असंतुलन। कई वर्षों तक माना जाता था कि अवसाद, डिप्रेशन, का मुख्य कारण मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, केमिकल इम्बैलेंस, है। यानी सेरोटोनिन, डोपामिन या अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की कमी। इसलिए डॉक्टर प्रायः दवाएं देते हैं ताकि मस्तिष्क का संतुलन बहाल किया जा सके। लेकिन डॉक्टर बर्न्स ने देखा कि बहुत से मरीज, जिनकी मानसिक स्थिति दवाओं से नहीं सुधर रही थी,
जब उन्होंने अपने सोचने के तरीकों को बदलना शुरू किया तो उनका अवसाद स्वतः कम होने लगा। इसलिए उन्होंने कहा, डिप्रेशन का असली कारण सिर्फ मस्तिष्क का असंतुलन नहीं, बल्कि सोच का असंतुलन है। टूटी हुई ऐनक का उदाहरण। बर्न्स ने इस अध्याय में एक बहुत सुंदर और समझने योग्य उदाहरण दिया है। कल्पना कीजिए, आपने टूटी हुई या धुंधली ऐनक पहन रखी है। अब आप दुनिया को देखेंगे तो सब कुछ विकृत, धुंधला और असमान लगेगा। लेकिन गलती आपकी आंखों में नहीं, आपकी ऐनक में है। इसी तरह, जब आप नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, अपनाते हैं, तो आप वास्तविकता को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार विकृत रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने आपके साथ रूखा व्यवहार किया, आप सोच लेते हैं, सब मुझसे नफरत करते हैं। एक बार असफल हुए, आप मान लेते हैं, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। यानी आपकी ऐनक, विचार, आपको दुनिया की गलत तस्वीर दिखा रही है। विकृत सोच पैटर्न, डिप्रेशन की जड़। डॉक्टर बर्न्स बताते हैं कि डिप्रेशन का असली कारण है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी विचारों की विकृतियां। ये वे मानसिक आदतें हैं जिनमें हम वास्तविकता को गलत तरीके से देखते हैं, जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो मैं परफेक्ट हूं या पूरी तरह बेकार। ओवर जनरलाइजेशन, एक गलती का मतलब है मैं हमेशा असफल रहूंगा। मेंटल फिल्टर, 100 अच्छी बातें अनदेखी करके एक गलती पर ध्यान देना। डिस्क्वालिफाइंग दी पॉजिटिव, कोई तारीफ करे तो कहना, वो झूठ बोल रहा है। इमोशनल रीजनिंग, मैं डर रहा हूं, इसलिए जरूर कुछ गलत है। इन पैटर्न्स से आपकी सोच धीरे धीरे निराशाजनक हो जाती है, और यही निराशा आगे चलकर अवसाद, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन झूठी सोच का परिणाम। लेखक का यह दावा क्रांतिकारी था कि अवसाद वास्तविकता की सच्ची झलक नहीं, बल्कि आपके विचारों का भ्रम है। वे कहते हैं, डिप्रेशन आपको सच्चाई नहीं दिखाता, यह आपको एक झूठी, नकारात्मक और विकृत दुनिया दिखाता है। जब व्यक्ति इस झूठी सोच को सच मान लेता है, तो वह खुद को असहाय, बेकार और अकेला समझने लगता है, और यही सोच उसकी भावनाओं को गिरा देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बर्न्स ने अपने अध्याय में यह भी बताया कि उनके कई क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसे मरीज जो पहले एंटीडिप्रेसेंट दवाएं ले रहे थे, उनकी स्थिति में ज्यादा सुधार तब हुआ जब उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी, विचार चिकित्सा, अपनाई, जिसमें उन्होंने अपने विचारों की जांच और सुधार शुरू किया। इसका मतलब यह नहीं कि दवाएं बेकार हैं, बल्कि यह कि दवाएं लक्षण कम करती हैं, जबकि कॉग्निटिव थेरेपी जड़ को ठीक करती है, यानी सोचने की प्रणाली। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं, डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज यू कैच, इट्स अ रिजल्ट ऑफ हाउ यू थिंक। डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बाहर से लग जाए, यह आपकी सोच के पैटर्न का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि आपका मन बीमार नहीं है, बल्कि आपकी सोच भ्रमित है, और जब सोच स्पष्ट होती है तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। एक प्रेरक उदाहरण। एक महिला मरीज हर बार कहती थी, मैं अच्छी मां नहीं हूं। जब बर्न्स ने उससे पूछा, क्यों, तो उसने कहा, क्योंकि आज मैं अपने बेटे के साथ खेलने का वादा निभा नहीं पाई। बर्न्स ने पूछा, क्या कभी तुमने अपने बेटे के साथ खेला है? वह बोली, हाँ, अक्सर। उन्होंने कहा, तो क्या एक गलती से तुम्हारी पूरी पहचान तय हो जाती है? वह मुस्कुराई और पहली बार अपने विचार के झूठ को पहचान पाई। यही इस अध्याय की खूबसूरती है। आपके विचार झूठ बोल सकते हैं, पर आप उन्हें पहचानना और सुधारना सीख सकते हैं। निष्कर्ष। डिप्रेशन का नया सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आपका दुख, डर या निराशा किसी बाहरी कारण का परिणाम नहीं, बल्कि आपके विचारों की व्याख्या का परिणाम है। जब आप अपने विचारों को स्पष्ट, यथार्थवादी और संतुलित बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन हल्का और शांत होने लगता है। अध्याय 3, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, आपके मन के झूठ। लेखक डॉक्टर डेविड बर्न्स बताते हैं कि डिप्रेशन या नकारात्मक भावनाएं असल में विचारों की गलत व्याख्या से उत्पन्न होती हैं।
हमारा मन हमें अक्सर झूठे या विकृत विचारों पर विश्वास करा देता है और हम यह मान लेते हैं कि ये हमारी सच्चाई है। लेकिन असल में ये केवल हमारे सोचने के तरीके की भूलें, थिंकिंग एरर्स, हैं। इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी विचारों की विकृतियां। ऐसे मानसिक पैटर्न जो वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और हमें नकारात्मक भावनाओं में फंसा देते हैं। ये आदतें इतनी गहरी होती हैं कि हम अक्सर इन्हें पहचान ही नहीं पाते। डॉक्टर बर्न्स के अनुसार 10 प्रमुख कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। 1. ऑल और नथिंग थिंकिंग, सब या कुछ नहीं सोचना। आप चीजों को काले सफेद रूप में देखते हैं, या तो सब कुछ सही या सब कुछ गलत। उदाहरण, अगर मैं टॉप नहीं आया तो मैं फेल हूं। यह सोच असफलता के डर को बढ़ाती है और आत्मसम्मान को गिराती है। 2. ओवर जनरलाइजेशन, अत्यधिक सामान्यीकरण। एक बार की असफलता को जीवन का स्थायी सच मान लेना। उदाहरण, मैंने एक बार असफलता पाई तो मैं हमेशा असफल रहूंगा। यह सोच हमें जीवन के अवसरों से दूर करती है। 3. मेंटल फिल्टर, केवल नकारात्मक पर ध्यान देना। आप किसी स्थिति के एक नकारात्मक हिस्से पर ध्यान देते हैं और सारी सकारात्मक बातों को अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण, सबने तारीफ की पर एक ने आलोचना की तो मैं बेकार हूं। यह विकृति डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। 4. डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, सकारात्मक को नकारना। आप खुद के अच्छे कामों या प्रशंसा को मतलबहीन मान लेते हैं। उदाहरण, उन्होंने तारीफ बस औपचारिकता में की होगी। इससे आत्मविश्वास कभी विकसित नहीं हो पाता। 5. जंपिंग टू कंक्लूजन्स, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। बिना सबूत के ही यह मान लेना कि चीजें गलत होंगी या लोग आपके खिलाफ हैं। इसमें 2 उपश्रेणियां हैं। माइंड रीडिंग, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, जरूर मुझसे नाराज है। फॉर्चून टेलिंग, मुझे पता है मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। 6. मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, बड़ा चढ़ाकर या छोटा करके देखना। अपनी गलतियों को बहुत बड़ा बना लेना और अपनी उपलब्धियों को छोटा समझना। उदाहरण, मेरी एक गलती ने सब बिगाड़ दिया। यह सोच अपराधबोध और आत्महत्या को बढ़ाती है। 7. इमोशनल रीजनिंग, भावनाओं को सच मान लेना। मैं खुद को बेकार महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सच में बेकार हूं। भावना सच्चाई नहीं होती, लेकिन मन उसे वास्तविकता बना लेता है। 8. शुड स्टेटमेंट्स, मुझे ऐसा करना चाहिए वाली सोच। मुझे बेहतर होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शुड और मस्ट वाले विचार अपराधबोध, तनाव और निराशा बढ़ाते हैं। 9. लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग, लेबल लगाना। अपनी या दूसरों की किसी गलती के आधार पर एक कठोर पहचान बना लेना। उदाहरण, मैं बेवकूफ हूं, वो घटिया इंसान है। इससे न केवल आत्मसम्मान गिरता है, बल्कि रिश्ते भी बिगड़ते हैं। 10. पर्सोनलाइजेशन, हर चीज को अपने से जोड़ लेना। आप हर नकारात्मक घटना का कारण खुद को मान लेते हैं। उदाहरण, टीम हार गई क्योंकि मैंने ठीक से काम नहीं किया। यह सोच आत्मदोष और डिप्रेशन को गहरा करती है। इस अध्याय का उद्देश्य। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं, पहचान ही पहला उपचार है। जैसे ही आप इन सोच विकृतियों को पहचानना सीखते हैं, आप समझने लगते हैं कि ये विचार वास्तविक नहीं है। धीरे धीरे जब आप इन्हें चुनौती देने लगते हैं, तो मन हल्का होने लगता है और भावनात्मक संतुलन लौट आता है। अभ्यास, प्रैक्टिस। लेखक डेली मूड लॉग का उपयोग सुझाते हैं, जहां आप अपनी नकारात्मक भावना लिखें, फिर उससे जुड़ा विचार खोजें और देखें कि उसमें कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। इस अभ्यास से आपका मन खुद यह सीखता है कि कौन से विचार झूठे हैं और कौन से सच्चे। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते। मन कभी कभी ऐसी कहानी सुनाता है जो सच नहीं होती और हम उसी झूठ में जीने लगते हैं। पर जब आप अपने विचारों की वास्तविकता जांचना सीख जाते हैं, तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। भाग 2, विचारों को बदलने की कला। अध्याय 4, अपने विचारों को पकड़ना। यहाँ बर्न्स बताते हैं कि कैसे अपने नकारात्मक विचारों को जैसे ही वे उठें पकड़ना चाहिए, ताकि वे भावना में न बदल जाए। डेली मूड लॉग तकनीक दी गई है
जिसमें आप घटना, भावना और विचार को लिखते हैं। अध्याय 4, अपने विचारों को पकड़ना, कैचिंग योर थॉट्स। अध्याय का मूल विचार। लेखक बताते हैं, आप अपनी भावनाओं को सीधे नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें जन्म देने वाले विचारों को बदल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हमारी भावनाएं अचानक नहीं आतीं, वे हमारे विचारों के परिणाम होती हैं। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक भावना, जैसे उदासी, चिंता, अपराधबोध या डर, उठती है, तो उसके पीछे एक ट्रिगर थॉट होता है जो उस भावना को उत्पन्न करता है। इस अध्याय का उद्देश्य है उन विचारों को जैसे ही वे मन में आए, पकड़ लेना ताकि वे भावना का रूप न ले सकें। उदाहरण, मान लीजिए आपने ऑफिस में एक गलती कर दी। तुरंत आपके मन में विचार आया, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं। अगर आप इस विचार को पकड़ नहीं पाए, तो कुछ ही पलों में ये विचार भावना में बदल जाएगा। मैं निकम्मा हूं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए, सब मुझसे बेहतर हैं। और इस तरह आप डिप्रेशन या आत्मालोचना के चक्र में फंस जाते हैं। पर अगर उसी समय आप ठहर जाएं और खुद से पूछें, क्या ये सच है? या मेरा मन मुझे डरा रहा है? तो आप उस झूठे विचार की जड़ काट देते हैं, इससे पहले कि वो भावना बने। डेली मूड लॉग तकनीक। इस अध्याय में बर्न्स ने एक शक्तिशाली टूल दिया है, डेली मूड लॉग, दैनिक मूड रजिस्टर। यह तकनीक आपके विचारों और भावनाओं को देखने, पहचानने और सुधारने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। इस लॉग में 3 मुख्य कॉलम होते हैं। एक घटना, सिचुएशन। कौन सी परिस्थिति ने नकारात्मक भावना पैदा की? उदाहरण, मेरे बॉस ने कहा कि रिपोर्ट में गलती है। 2 भावना, इमोशन। आपने क्या महसूस किया? जैसे निराशा, डर, गुस्सा, अपराधबोध। और उस भावना की तीव्रता 0-100%। लिखें। उदाहरण, निराशा 80%। 3 विचार, ऑटोमैटिक थॉट। वह विचार लिखें जो आपके मन में तुरंत आया। उदाहरण, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं किसी काम का नहीं। 4, अगले अध्यायों में आप जोड़ेंगे। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, पहचाने, नया संतुलित विचार बनाएं। लेखक की सलाह। शुरुआत में हर भावना को पकड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से यह सहज हो जाता है। विचारों को लिखना, उन्हें सिर्फ सोचने से ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि लिखने से आप अपने मन से दूरी बना पाते हैं। यह लॉग आपके मन का आईना बन जाता है, जिससे आप अपनी सोच की सच्चाई देख पाते हैं। इस अध्याय की गहराई में संदेश। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं, अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, क्योंकि वे अपने विचारों को देखने की कला नहीं जानते। पर जब आप उन्हें पकड़ना सीख जाते हैं, तो आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। यानी आप अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को ऑटोमेटिक नहीं रहने देते, बल्कि सचेतन, कॉन्शियस बनाते हैं। वास्तविक जीवन में इसका उपयोग। जब भी आप अचानक उदास या तनावग्रस्त महसूस करें, रुकिए। 2, तुरंत एक कागज निकालें और लिखिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। 3, घटना, भावना और विचार लिखिए, जैसे डेली मूड लॉग में। 4, दिन के अंत में देखें कि कौन से विचार बार बार दोहराए जा रहे हैं। ये आपके पैटर्न हैं जिन्हें बदलना है। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भावनाएं स्वतः नहीं बनतीं, उन्हें विचार जन्म देते हैं। अगर आप अपने विचारों को समय पर पकड़ लें, तो आप नकारात्मक भावनाओं की पूरी श्रृंखला को रोक सकते हैं। यही कॉग्निटिव थेरेपी का पहला सक्रिय अभ्यास है। विचारों को पहचानो, पकड़ो और उन्हें चुनौती दो। अध्याय 5, डबल कॉलम तकनीक, द डबल कॉलम टेक्निक। यह अध्याय वास्तव में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, का हृदय है, जहां डॉक्टर डेविड बर्न्स हमें सिखाते हैं कि सिर्फ अपने विचारों को पहचानना काफी नहीं है, उन्हें चुनौती देना भी जरूरी है। जब हम नकारात्मक सोच में फंसते हैं, तो हमारा मन एक तरफा न्यायाधीश बन जाता है। वह सिर्फ आरोप लगाता है, लेकिन बचाव का कोई मौका नहीं देता। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं, अगर आपका मन आपको लगातार दोषी ठहराता है, तो आपको खुद ही अपने बचाव के वकील बनना होगा।
और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने दिया है डबल कॉलम टेक्निक, 2 स्तंभ तकनीक। यह तकनीक कैसे काम करती है? एक कागज लें और बीच में एक रेखा खींचें। इससे 2 कॉलम बनेंगे। बायां कॉलम नेगेटिव थॉट्स, दायां कॉलम रैशनल रिस्पॉन्स। नकारात्मक, तर्कहीन या विकृत विचार, तर्कसंगत, साक्ष्य आधारित नया दृष्टिकोण। उदाहरण 1। नकारात्मक विचार, मैं बेकार हूं। तर्कसंगत उत्तर, मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूं। मेरी कुछ सफलताएं भी हैं। फिर इससे आपका मन धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर असफलता स्थायी पहचान नहीं होती। उदाहरण 2। नकारात्मक विचार, सब मुझसे बेहतर हैं। तर्कसंगत उत्तर, हर व्यक्ति की ताकतें अलग होती हैं। मैं भी अपनी दिशा में बढ़ रहा हूं। फिर यह तुलना और आत्महत्या को कम करता है। उदाहरण 3। नकारात्मक विचार, मुझसे यह नहीं होगा। तर्कसंगत उत्तर, शायद यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगर मैं अभ्यास करूं तो सुधार संभव है। फिर यह डर और आत्मसंदेह को कमजोर करता है। अभ्यास करने के चरण। 1। स्टेप 1 पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे, उस समय के स्वचालित विचार, ऑटोमैटिक थॉट, को नोट करें। 2। स्टेप 2 लिखें। उसे बाएं कॉलम में लिखें। यह आपकी पुरानी मानसिक आवाज है। 3। स्टेप 3 जवाब दें। अब अपने भीतर के तर्कशील मन को जगाएं और दाएं कॉलम में उत्तर लिखें। ऐसा उत्तर जो तथ्य, साक्ष्य और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित हो। 4। स्टेप 4 पुनरावृत्ति करें। यह प्रक्रिया रोजाना करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका मन नई सोच की आदत डालने लगेगा। लेखक का दृष्टिकोण। डॉक्टर बंस बताते हैं, हर बार जब आप अपने विकृत विचार को लिखकर उसे तर्क से चुनौती देते हैं, आप अपने मस्तिष्क में एक नई न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। यानी यह सिर्फ सोच का खेल नहीं, बल्कि मस्तिष्क का पुनः प्रोग्रामिंग, रीवायरिंग है। यह तकनीक क्यों प्रभावी है? 1। लिखने से स्पष्टता आती है। विचार मन में घूमते रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं, तो वे ठोस रूप लेते हैं और तब आप उन्हें देख, जांच और सुधार सकते हैं। 2। भावनात्मक दूरी बनती है। लिखने से आप विचारों से पहचान तोड़ते हैं। अब आप सोच नहीं हैं, बल्कि सोच को देखने वाले बन जाते हैं। 3। तर्क शक्ति सक्रिय होती है। भावनाएं शांत होने लगती हैं, क्योंकि अब आप उनका विश्लेषण कर रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं। 4। बार बार करने से नया दृष्टिकोण पक्का होता है। धीरे धीरे पुरानी सोच कमजोर होती है और सकारात्मक, यथार्थवादी सोच आदत बन जाती है। वैज्ञानिक आधार। कॉग्निटिव थेरेपी के कई शोध बताते हैं कि डबल कॉलम टेक्निक करने से डिप्रेशन के लक्षणों में तेजी से सुधार आता है, क्योंकि यह न केवल विचारों को बदलती है, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करती है। यह वही प्रक्रिया है जो आज सीबीटी थेरेपी में थॉट रिकॉर्ड के रूप में इस्तेमाल होती है। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर नकारात्मक विचार को सत्य मानना आवश्यक नहीं। मन को चुनौती देने से डरिए मत, वह आपका दुश्मन नहीं, बस गलत ट्रेनिंग का शिकार है। डबल कॉलम टेक्निक के माध्यम से आप अपने विचारों का न्याय स्वयं कर सकते हैं। और अंत में, आपकी सोच जितनी यथार्थवादी होगी, आपका जीवन उतना संतुलित और हल्का महसूस होगा। अध्याय 6 तथ्यों की जांच करो, एग्जामिन द एविडेंस बटा रियलिटी टेस्टिंग। डॉक्टर बंस कहते हैं, आपके अधिकतर नकारात्मक विचार तथ्य नहीं बल्कि कल्पना होते हैं। हमारे मन की एक आदत है अनुमान लगाना, नकारात्मक निष्कर्ष बनाना और फिर उन निष्कर्षों पर विश्वास करना, मानो वे सच्चाई हों। यही कारण है कि व्यक्ति अक्सर भावनात्मक भ्रम, इमोशनल डिस्टॉर्शन में जीता है। वह महसूस करता है कि वह असफल, अस्वीकार्य या अयोग्य है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। इस अध्याय का उद्देश्य है अपने विचारों को भावनाओं की अदालत से निकालकर तथ्यों की अदालत में पेश करना, यानी अपने विचारों पर सबूत के आधार पर निर्णय लेना।
न कि महसूस करने के आधार पर। लेखक के अनुसार भावना इज नॉट इक्वल्स तथ्य। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका जीवन बेकार है। यह केवल इस बात का संकेत है कि आपका मन किसी झूठे विचार पर विश्वास कर रहा है। इसलिए आपको सीखना है, मेरे विचार कितने वास्तविक हैं? क्या उनके समर्थन में ठोस प्रमाण हैं? विचारों की जांच के 3 शक्तिशाली तरीके। एक एविडेंस लॉग, साक्ष्य सूची बनाओ। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उदाहरण, मैं किसी काम का नहीं हूं। कदम: एक पन्ने पर 2 कॉलम बनाइए। बाय, इस विचार के समर्थन में सबूत। दाएं, इस विचार के विरोध में सबूत। उदाहरण: समर्थन में विरोध में, मैंने पिछले हफ्ते रिपोर्ट में गलती की, मैंने उसी गलती को ठीक भी किया और सबने सराहा। कभी कभी मैं धीमा काम करता हूं, मैं ज्यादातर समय डेडलाइन पर काम पूरा करता हूं। निष्कर्ष: मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। मैं इंसान हूं जो सीख रहा है। इस अभ्यास से आपका मन तर्कशील दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है। 2 बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, व्यवहारिक प्रयोग करो। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, जैसे लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो इसे मानने की बजाय परखिए। एक दिन 3 नए लोगों से बात कीजिए। देखें कि उनमें से कितने लोगों ने आपको नजरअंदाज किया और कितनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस वास्तविकता परीक्षण से आप जानेंगे कि आपका डर कल्पना था या सच्चाई। 3 सर्वे मेथड, सर्वे करो। कभी कभी हम अपनी सोच को सामाजिक सत्य मान लेते हैं। जैसे, अगर मैं गलती कर दूं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। डॉक्टर बर्न्स कहते हैं, इसे दूसरों से पूछिए। अपने दोस्तों या सहकर्मियों से जानिए कि वे ऐसी स्थिति में क्या सोचते हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग वही सोचते हैं जो आप सोच रहे हैं, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इससे सामाजिक डर टूटता है और आत्मसम्मान बढ़ता है। भावनात्मक भ्रम का अंत: जब आप बार बार अपने विचारों की जांच साक्ष्यों से करते हैं, तो आपका मस्तिष्क यह सीख जाता है कि हर भावना को तुरंत सच न माने। धीरे धीरे आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तर्कसंगत होने लगती हैं, और आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। एक व्यावहारिक उदाहरण: परिस्थिति, आपकी प्रस्तुति के बाद किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। आपका विचार, शायद मैंने बहुत खराब काम किया। भावना, उदासी, आत्मसंदेह। अब इसे तथ्यों से जांचें। सवाल उत्तर: क्या किसी ने आलोचना की? नहीं, बस चुप रहे। क्या आपने तैयारी की थी? हाँ, मैंने अभ्यास किया था। क्या पहले भी आप सफल हुए हैं? हाँ, पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में सराहना मिली थी। निष्कर्ष: मौन का मतलब असफलता नहीं। शायद सबने सोचा कि मैंने अच्छा किया। वैज्ञानिक दृष्टि से, रियलिटी टेस्टिंग से हमारा अमिगडला, भावनात्मक मस्तिष्क, शांत होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्कशील मस्तिष्क, सक्रिय होता है। यानी भावनाओं का नियंत्रण पुनः तर्क पर लौट आता है। यह प्रक्रिया कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहलाती है, जो तनाव और डिप्रेशन को कम करने में बेहद प्रभावी पाई गई है। लेखक का संदेश: आपका मन कभी कभी एक जादूगर की तरह है। वह कल्पना को सच और सच को कल्पना बना देता है। लेकिन जब आप तथ्यों की जांच करते हैं, तो वह जादू टूट जाता है। निष्कर्ष: अध्याय 6 हमें यह सिखाता है कि आपकी भावना सच्चाई नहीं है। हर विचार को तथ्य की कसौटी पर परखो। एविडेंस लॉग, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट और सर्वे जैसी तकनीकें मन की भ्रमित धारणाओं को तोड़ती हैं। इस प्रक्रिया से आत्मविश्वास, आत्मजागरूकता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। अध्याय 7, मोटिवेशन का जाल। यह अध्याय उन सबसे सामान्य भ्रमों में से एक को तोड़ता है कि मुझे तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जब तक मेरा मन न हो। बर्न्स इस सोच को मोटिवेशन ट्रैप, प्रेरणा का जाल, कहते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें पहले मोटिवेशन या उत्साह महसूस होना चाहिए, तभी हम कोई काम करेंगे। जैसे, जब मेरा मूड ठीक होगा, तब मैं वर्कआउट शुरू करूंगा।
जब मैं खुश रहूंगा तब मैं दोस्तों से मिलूंगा। जब मैं आत्मविश्वासी महसूस करूंगा तब मैं प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है, भावनाएं क्रिया से पैदा होती हैं, न कि क्रिया भावनाओं से। बर्न्स कहते हैं कि अगर आप सिर्फ महसूस करने के इंतजार में रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन सिद्धांत। मोटिवेशन इज नॉट द कॉज ऑफ एक्शन, इट्स द रिजल्ट ऑफ एक्शन। प्रेरणा कार्य का कारण नहीं बल्कि परिणाम है। अर्थात पहले छोटा कदम उठाइए, फिर भावनाएं बदलेंगी। अगर आप बिस्तर से उठकर बस 10 मिनट टहल लें तो आपका मूड तुरंत थोड़ा बेहतर हो जाएगा। वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी। व्यवहारिक अभ्यास। एक बिहेवियरल एक्टिवेशन। जब भी डिप्रेशन या आलस्य महसूस हो, खुद से पूछें, अगर मेरा मूड ठीक होता तो मैं अभी क्या करता। फिर वही काम वैसे ही करें जैसे आपका मूड पहले से अच्छा है। शुरुआत में नकली लगेगा, पर यही फेक इट टिल यू मेक इट का वैज्ञानिक रूप है। 2 एक्टिविटी स्केड्यूलिंग। अपने दिन को छोटे छोटे कार्यों में बांटें। सुबह 15 मिनट की वॉक, दोपहर किसी दोस्त को कॉल, शाम कोई पसंदीदा किताब। इससे मन को उद्देश्य और संरचना मिलती है। 3 रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर छोटी उपलब्धि के बाद खुद को इनाम दें। जैसे मैंने वॉक पूरी की तो अब कॉफी पीऊंगा। इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सक्रिय होती है। लेखक का संदेश। आप अपने मूड के गुलाम नहीं हैं। आपका मूड आपके कार्यों का परिणाम है। बर्न्स का कहना है कि जब आप कार्य करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास, ऊर्जा और मूड सभी स्वतः सुधरते हैं। यही संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। निष्कर्ष। इंतजार मत करें कि मूड अच्छा हो तभी काम करेंगे। पहले काम करें, चाहे छोटा ही क्यों न हो। क्रिया भावना को जन्म देती है और यही फीलिंग गुड का असली रास्ता है। भाग 3, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति। अध्याय 8, सेल्फ एस्टीम का मिथक। यह अध्याय आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम की गहराई को समझाने वाला पुस्तक का एक अत्यंत शक्तिशाली भाग है। डेविड डी बर्न्स यहाँ यह सिखाते हैं कि सच्चा आत्मसम्मान बाहरी उपलब्धियों, नाम, पैसों या दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति पर आधारित होता है। 1. आत्मसम्मान का भ्रम, द मिथ ऑफ सेल्फ एस्टीम। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ तो तुम सफल हो, लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम योग्य हो, अगर तुम असफल हुए तो तुम बेकार हो। यही मानसिकता हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि हमारा मूल्य हमारी उपलब्धियों से तय होता है। बर्न्स इसे सेल्फ एस्टीम ट्रैप कहते हैं, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो आत्मसम्मान गिर जाता है। अगर आप अपनी कीमत अपनी उपलब्धियों से जोड़ते हैं तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। 2. आत्ममूल्य स्थिर क्यों नहीं रह पाता? बर्न्स बताते हैं कि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है। आज आप सफल हैं, कल नहीं भी हो सकते। अगर आपकी आत्ममूल्य की जड़ सफलता या दूसरों की राय में है तो वह हर असफलता के साथ टूट जाएगी। उदाहरण। किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश। किसी ने आलोचना की, आप उदास। काम में सफलता मिली, आत्मविश्वास ऊंचा। काम बिगड़ा, खुद को बेकार समझने लगते हैं। यही अनस्टेबल सेल्फ एस्टीम है जो बाहरी चीजों पर निर्भर है। 3. आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस असली शक्ति। बर्न्स कहते हैं कि हमें मैं कौन हूं का मूल्यांकन उपलब्धियों से नहीं बल्कि मानवता से करना चाहिए। हर इंसान में गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां करने से हमारा मूल्य घट नहीं जाता। यू आर नॉट योर मिस्टेक्स। आपकी असफलताएं आपका परिचय नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का अर्थ है खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकारना, खुद से प्यार करना, चाहे गलती हो या नहीं। यह मानना कि मैं भी अपूर्ण हूं और यह ठीक है। 4. बर्न्स का प्रयोग, वर्थ स्केल। बर्न्स ने अपने मरीजों से पूछा, अगर आप अपनी सारी उपलब्धियां, संपत्ति और रिश्ते खो दें तो क्या आप फिर भी कुछ मूल्य रखते हैं? अधिकांश लोग बोले, नहीं।
फिर बर्न्स ने कहा, क्या एक नवजात बच्चा जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया मूल्यवान नहीं होता? मरीजों को एहसास हुआ, मूल्य उपलब्धियों में नहीं, अस्तित्व में है। 5 व्यवहारिक अभ्यास। 1 सेल्फ अप्रूवल स्टेटमेंट्स। रोज खुद से कहें, मैं योग्य हूं क्योंकि मैं इंसान हूं। मेरी असफलताएं मुझे परिभाषित नहीं करती। मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को स्वीकारना है। 2 अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर गलती या आलोचना पर खुद को दंड देने के बजाय खुद से समझदारी से बात करें। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैं फिर भी मूल्यवान हूं। 3 स्टॉप कंपेयरिंग। खुद की तुलना दूसरों से बंद करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। 6 निष्कर्ष। आत्मसम्मान बनाम आत्मस्वीकृति। तुलना आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आधार उपलब्धियां, सफलता, दूसरों की राय, खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकारना। परिणाम अस्थिर, बाहरी निर्भरता स्थिर, आंतरिक शांति। प्रभाव डर, तुलना, चिंता संतुलन, दया, आत्मविश्वास। स्थायी आत्मसम्मान तभी संभव है जब आप खुद को शर्तों से मुक्त करके स्वीकार करते हैं। आपको खुद को कमाने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही पर्याप्त हैं। अध्याय 9 गिल्ट और शर्म का इलाज। यह अध्याय हमारी सबसे गहरी और छिपी हुई भावनाओं, गिल्ट, अपराधबोध और शर्म, शेम, को समझने और उनसे मुक्त होने का तरीका सिखाता है। डेविड डी बर्न्स बताते हैं कि ये भावनाएं कभी कभी नैतिक चेतना का संकेत होती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये आत्म आलोचना और आत्मदंड का परिणाम बन जाती है। 1 गिल्ट और शर्म में अंतर। बर्न्स पहले दोनों भावनाओं को अलग अलग परिभाषित करते हैं। गिल्ट, अपराधबोध, मैंने कुछ गलत किया। यह कर्म पर केंद्रित भावना है। जैसे, मैंने किसी को चोट पहुंचाई, मुझे बुरा लग रहा है। शेम, शर्म, मैं खुद गलत हूं। यह स्वयं के अस्तित्व पर हमला करती है। जैसे, मैं बुरा इंसान हूं, मैं योग्य नहीं हूं। गिल्ट हमें गलती सुधारने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन शर्म हमें आत्मघृणा की ओर ले जाती है। 2 लेखक का संदेश, खुद को सजा मत दो। बर्न्स कहते हैं, गिल्ट कैन बी योर टीचर, बट शेम इज योर प्रिजन। अपराधबोध आपका शिक्षक हो सकता है, लेकिन शर्म आपकी जेल है। बहुत से लोग गलती के बाद खुद को मानसिक रूप से सजा देते रहते हैं। वे बार बार वही दृश्य याद करते हैं, खुद को दोष देते हैं और सोचते हैं, मैंने ऐसा कैसे किया? मैं लायक नहीं हूं। इससे कोई सुधार नहीं होता, उल्टा आत्मविश्वास और जीवन की ऊर्जा खत्म होती है। 3 कंस्ट्रक्टिव रिग्रेट, गिल्ट को विकास में बदलना। बर्न्स एक वैकल्पिक दृष्टिकोण देते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिग्रेट, रचनात्मक पछतावा। इसका मतलब है, गलती से सीखो, लेकिन खुद को मत कोसो। इसके 3 चरण हैं। 1 गलती को स्वीकारो। हाँ, मुझसे गलती हुई है। ईमानदारी से मानो, बिना बचाव किए। 2 सुधार की दिशा में कदम उठाओ। अगर किसी को चोट पहुंचाई है तो माफी मांगो। अगर व्यवहार गलत था तो नया व्यवहार चुनो। 3 खुद को माफ करो। मैं इंसान हूं, मैं सीख सकता हूं। गलतियां मेरे मूल्य को कम नहीं करती। इस तरह गिल्ट आपकी शिक्षक बन जाती है, न कि जेल। 4 शर्म की जड़, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। बर्न्स बताते हैं कि शर्म अक्सर संपूर्णता के भ्रम, परफेक्शनिज्म, से आती है। हम मानते हैं कि हमें हर समय अच्छा, सही और नैतिक होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता, तो हम खुद को दोषी ठहराते हैं। वे लिखते हैं, परफेक्शन इज नॉट द सेम एज इंटेग्रिटी। पूर्णता और ईमानदारी एक जैसी चीज नहीं है। ईमानदार व्यक्ति गलती करता है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारता है। पूर्णतावादी व्यक्ति गलती स्वीकार नहीं कर पाता और शर्म में डूब जाता है। 5 गिल्ट और शर्म से निपटने की तकनीकें। 1 कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, अपने विचारों को चुनौती दो। क्या मैंने सच में जानबूझकर नुकसान किया, या यह इंसानी गलती थी? क्या इस गलती से कुछ सीख मिली? 2 एम्पैथी एक्सरसाइज,
खुद को उस स्थिति में रखो जहां आप किसी और को यही गलती माफ करते। क्या आप उसे नफरत करते या समझते? अब खुद पर वही दया लागू करो। 3. अपॉलजी एंड रिपेयर। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो ईमानदारी से माफी मांगो और संबंध सुधारो। इससे आत्ममुक्ति मिलती है। 4. सेल्फ फॉरगिवनेस अफर्मेशंस। मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूं। मैं खुद को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। हर गलती एक सीख है, सजा नहीं। 6. निष्कर्ष, अपराधबोध को करुणा में बदलो। बर्न्स का मूल संदेश है, गिल्ट और शर्म आत्मा को तोड़ती हैं, लेकिन माफी और करुणा उसे जोड़ती हैं। गलतियां इंसानियत का हिस्सा हैं। उन्हें सुधारना जिम्मेदारी है, लेकिन खुद से नफरत करना मूर्खता है। खुद को माफ करने की कला ही मानसिक शांति और आत्मस्वीकृति की जड़ है। अध्याय 10, गुस्से और आलोचना से मुक्ति। यह अध्याय डेविड डी बर्न्स की पुस्तक का सबसे परिवर्तनकारी और मानवीय अध्याय है, जहां वह हमें यह समझाते हैं कि गुस्सा, एंगर और आलोचना, क्रिटिसिज्म, वास्तव में बाहरी नहीं बल्कि अंदर की विकृत सोच से जन्म लेते हैं। और जब हम अपनी सोच को बदलना सीख जाते हैं तो हम न केवल अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लेते हैं, बल्कि अपने रिश्तों में भी करुणा और संतुलन ला सकते हैं। 1. गुस्सा कहां से आता है? बर्न्स कहते हैं, एंगर इज नॉट कॉज्ड बाय व्हाट पीपल डू टू यू, इट्स कॉज्ड बाय हाउ यू इंटरप्रेट व्हाट दे डू। गुस्सा इस वजह से नहीं आता कि कोई आपके साथ क्या करता है, बल्कि इसलिए आता है कि आप उसे कैसे समझते हैं। मतलब, गुस्सा घटना से नहीं बल्कि विचार से पैदा होता है। उदाहरण, अगर कोई आपका अपमान करे और आप सोचें, उसने मुझे छोटा दिखाया, मैं बेकार हूं, आप दुखी होंगे। अगर सोचें, शायद वो खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है, आप शांत रहेंगे। वही घटना, पर सोच बदली तो भावना भी बदल गई। 2. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो गुस्सा बढ़ाती हैं। बर्न्स बताते हैं कि गुस्सा आमतौर पर इन मानसिक विकृतियों से जुड़ा होता है। 1. माइंड रीडिंग। मान लेना कि दूसरे का इरादा आपको चोट पहुंचाने का ही है, उसने जानबूझकर ऐसा कहा। 2. लेबलिंग। किसी को एक शब्द में बांध देना, वो बहुत घटिया इंसान है। 3. मैग्निफिकेशन। छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेना, उसने देर की, इसका मतलब वो मुझे इग्नोर करता है। 4. शुड स्टेटमेंट्स। दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना, उसे ऐसा करना चाहिए था। इन विकृतियों को पहचानना ही गुस्से पर नियंत्रण का पहला कदम है। 3. एम्पैथी ट्रेनिंग, समझना, प्रतिक्रिया नहीं देना। बर्न्स ने एम्पैथी ट्रेनिंग को गुस्से की सबसे शक्तिशाली औषधि बताया है। इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना, भले ही आप उससे असहमत हो। वे कहते हैं, जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, आप गुस्से से करुणा की ओर बढ़ने लगते हैं। उदाहरण, अगर आपका साथी देर से आया तो सोचें, क्या वह किसी परेशानी में था? क्या मैं बिना गुस्से के अपनी बात कह सकता हूं? एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप गलती स्वीकार लें, बल्कि आप स्थिति को शांतिपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्वक संभालते हैं। 4. असर्टिवनेस, बिना गुस्से के अपनी बात रखना। बर्न्स यह भी सिखाते हैं कि गुस्से को दबाना या फट पड़ना दोनों ही गलत हैं। तीसरा रास्ता है असर्टिवनेस, स्पष्ट और सम्मानजनक संप्रेषण। असर्टिवनेस का अर्थ है अपनी भावनाओं को ईमानदारी से कहना, बिना दूसरे को नीचा दिखाए और बिना खुद को कमजोर बनाए। उदाहरण, अग्रेसिव, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम्हें परवाह ही नहीं। असर्टिव, जब तुम देर से आते हो तो मुझे उपेक्षित महसूस होता है, मैं चाहूंगा कि अगली बार पहले से बता दो। यह संवाद दोष नहीं लगाता बल्कि समाधान खोजता है। 5. व्यवहारिक तकनीकें। 1. एंगर लॉग। जब भी गुस्सा आए, लिखो, घटना क्या थी, मैंने क्या सोचा, क्या मेरा विचार 100% सही था,
क्या कोई दूसरा अर्थ भी हो सकता है? 2 एम्पैथी एक्सरसाइज। खुद से पूछो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या महसूस करता? यह एक पल में ऊर्जा को गुस्से से समझ में बदल देता है। 3 डेकैटास्ट्रोफाइजिंग। याद दिलाओ, यह बस एक स्थिति है, जीवन का अंत नहीं। इससे ओवर रिएक्शन टूटता है। 6 गुस्से से मुक्ति के लाभ। तनाव और मानसिक थकान कम होती है। रिश्तों में संवाद बेहतर होता है। आत्मसम्मान बढ़ता है क्योंकि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय निर्णय लेने वाले बनते हैं। बर्न्स लिखते हैं, Forgiveness is not weakness. It's a form of emotional strength. माफी कमजोरी नहीं, भावनात्मक शक्ति का रूप है। 7 निष्कर्ष। गुस्सा और आलोचना तब मिटती है जब आप दूसरों के इरादे नहीं, उनकी इंसानियत देखने लगते हैं। एम्पैथी और असर्टिवनेस मिलकर आपको मौन, दया और स्पष्टता की शक्ति देते हैं। भाग 4 सकारात्मक सोच से परे। अध्याय 11 पॉजिटिव थिंकिंग बनाम रियलिस्टिक थिंकिंग। यह अध्याय डेविड डी बर्न्स की पुस्तक का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यहां वे बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग यानी केवल अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा जैसी सोच हमेशा मदद नहीं करती, बल्कि कभी-कभी निराशा बढ़ा सकती है। वे कहते हैं, सच्ची खुशी झूठे सकारात्मक विचारों से नहीं, बल्कि यथार्थवादी सोच, रियलिस्टिक थिंकिंग से आती है। 1 पॉजिटिव थिंकिंग की सीमा। हम अक्सर खुद को प्रेरित करने के लिए कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, सब कुछ ठीक है, मैं कभी असफल नहीं हो सकता। लेकिन जब वास्तविकता कुछ और होती है, जैसे आप असफल होते हैं, आलोचना झेलते हैं या किसी रिश्ते में तकलीफ होती है, तो ये झूठे सकारात्मक वाक्य मन को सच्चाई से अलग कर देते हैं। बर्न्स लिखते हैं, When you force yourself to believe what you don't truly feel, your mind rebels. जब आप खुद को ऐसी बात मानने को मजबूर करते हैं जो आप वास्तव में महसूस नहीं करते, तो आपका मन विरोध करता है। इसीलिए केवल पॉजिटिव थिंकिंग पर्याप्त नहीं है। 2 रियलिस्टिक थिंकिंग क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग का अर्थ है ना तो अंधा नकारात्मक रहना, ना झूठा सकारात्मक बनना, बल्कि चीजों को तथ्यों, प्रमाणों और संतुलन के साथ देखना। यह एक मानसिक अनुशासन है जहां आप अपनी सोच की जांच करते हैं। क्या मेरे विचार वास्तविक हैं या अनुमान? क्या मैं सिर्फ बुरा ही देख रहा हूं? क्या कोई दूसरा नजरिया भी हो सकता है? उदाहरण, पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सबसे अच्छा हूं। नेगेटिव थिंकिंग, मैं बेकार हूं। रियलिस्टिक थिंकिंग, मैं कुछ चीजों में अच्छा हूं, कुछ में सुधार की जरूरत है। 3 क्यों रियलिस्टिक थिंकिंग ज्यादा शक्तिशाली है? बर्न्स बताते हैं कि जब हम सकारात्मक सोच को जबरदस्ती अपनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन कहता है, यह सच नहीं है। पर जब हम यथार्थवादी सोच अपनाते हैं, तो मन शांत होता है, क्योंकि वह सत्य को स्वीकार करता है। रियलिटी, नॉट फैंटेसी, ब्रिंग्स पीस। सच्चाई, न कि कल्पना, मन को शांति देती है। यही कारण है कि CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, में तथ्यों और विचारों की तुलना कर सच्चाई को पहचानना सबसे जरूरी कदम माना गया है। 4 थॉट टेस्टिंग, विचारों की जांच का तरीका। बर्न्स एक शानदार तकनीक बताते हैं। जब भी कोई नकारात्मक या अत्यधिक सकारात्मक विचार आए, तो खुद से 3 सवाल पूछें। 1 क्या यह विचार 100% सच है? या मैं अनुमान लगा रहा हूं? 2 क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका है? क्या मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? 3 अगर मेरा कोई मित्र इस स्थिति में होता, तो मैं उसे क्या सलाह देता? यही आपके संतुलित विचार की पहचान है। 5 रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, सच्चा आशावाद। बर्न्स एक नया दृष्टिकोण देते हैं, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब है, सच्चाई को देखो, समस्या को स्वीकारो, फिर रचनात्मक समाधान पर ध्यान दो। उदाहरण, पॉजिटिव थिंकिंग, सब कुछ ठीक है। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म,
अभी स्थिति कठिन है, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। यही मानसिकता दीर्घकालीन आत्मविश्वास और स्थिर खुशी देती है। 6. व्यावहारिक अभ्यास। एक डेली थॉट रिकॉर्ड। रोज के 2-3 नकारात्मक विचार लिखें और उनके तथ्य जांचें। लिखें, क्या यह सच है? क्या सबूत है? क्या मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? 2. बैलेंस्ड अफर्मेशंस। पुराने अंधे सकारात्मक वाक्यों को संतुलित वाक्यों में बदलें। मैं हर चीज में अच्छा नहीं, पर मैं रोज बेहतर बन रहा हूं। गलती होना मुझे असफल नहीं बनाता। 3. रियलिटी रिफ्लेक्शन। हर रात अपने दिन की घटनाओं पर विचार करें। क्या मैंने आज किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर देखा? क्या मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा दोषी ठहराया? 7. निष्कर्ष, स्थायी खुशी का रहस्य। बर्न्स लिखते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स बैलेंस थिंकिंग। खुशी सकारात्मक सोच से नहीं, संतुलित सोच से आती है। जब हम वास्तविकता को स्वीकारते हैं और फिर उसमें सुधार की दिशा में कदम उठाते हैं, तो हमें झूठी आशा नहीं, सच्ची शांति मिलती है। अध्याय 12, रिलैप्स, पुनः अवसाद से बचाव। यह अध्याय पुस्तक का बेहद महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह बताता है कि ठीक हो जाने के बाद भी खुद को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। बर्न्स समझाते हैं कि डिप्रेशन या नकारात्मक सोच से बाहर निकलना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। मुख्य विचार। एक पुराने विचार पैटर्न दोबारा लौट सकते हैं। जब जीवन में तनाव या असफलता आती है, तो हमारा मस्तिष्क पहले से जानी पहचानी राह पर लौट जाता है। बर्न्स इसे मेंटल ग्रूव कहते हैं, जैसे पुराने गाने की रिकॉर्डिंग बार बार बजने लगती है। समाधान, यह पहचानो कि यह पुराना पैटर्न है, वास्तविकता नहीं। जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, वह अपनी शक्ति खो देता है। 2. माइंड मेंटेनेंस रूटीन। बर्न्स कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी उसी तरह नियमित देखभाल चाहता है जैसे शरीर की। कुछ अभ्यास जो वे सुझाते हैं। डेली मूड लॉग, हर दिन कुछ मिनट अपने विचार और भावनाएं लिखें। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, हर नकारात्मक विचार को चुनौती दें। सेल्फ टॉक चेक, अपने अंदर चल रही बातचीत को सुनें, क्या वह आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? 3. रिलैप्स को सिग्नल की तरह देखें। बर्न्स का मानना है कि डिप्रेशन का लौट आना फेलियर नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपको दोबारा अपने उपकरण, टूल्स, इस्तेमाल करने हैं। जैसे शरीर में कमजोरी महसूस होने पर आप फिर से व्यायाम और आहार पर ध्यान देते हैं, वैसे ही मन के लिए यह संकेत है कि अब फिर से मन की सफाई करनी है। 4. फीलिंग गुड एक जीवन शैली है। बर्न्स कहते हैं, फीलिंग गुड इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डायरेक्शन। मतलब, यह कोई स्थायी मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली दिशा है। आप हर दिन अपने विचारों को देखने, समझने और सुधारने की आदत डालें। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई गंतव्य नहीं, बल्कि यात्रा है। अगर कभी कभी नकारात्मक विचार लौटते भी हैं, तो घबराएं नहीं। उन्हें पहचानें, उनसे सीखें और अपने संज्ञानात्मक अभ्यासों की मदद से वापस फीलिंग गुड की अवस्था में लौटें। अध्याय 13, फीलिंग गुड, द न्यू यू। यह पुस्तक का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। यह अध्याय पाठक को यह महसूस कराता है कि डिप्रेशन से निकलना सिर्फ नकारात्मकता मिटाना नहीं है, बल्कि खुद का नया रूप बनाना है। बर्न्स कहते हैं, जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपने मन, भावनाओं और पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। 1. द पावर ऑफ परसेप्शन, आपकी नज़र ही आपकी दुनिया बनाती है। यह अध्याय समझाता है कि जीवन में घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, हमारे सुख दुख का कारण बनती है। उदाहरण, पहले आप सोचते थे, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आप अकेलेपन में डूब जाते थे। अब आप सोचते हैं, शायद सबको खुश करना जरूरी नहीं, मैं खुद से खुश रह सकता हूं। यही दृष्टिकोण में परिवर्तन आपका भावनात्मक संसार बदल देता है। 2. द न्यू यू, नया आप।
बर्न्स बताते हैं कि जब आप बार बार कॉग्निटिव थेरेपी के अभ्यास करते हैं, जैसे डबल कॉलम मेथड, डेली मूड लॉग, एविडेंस चेक आदि, तो आपके सोचने का तरीका स्थायी रूप से बदल जाता है। अब आप हर नकारात्मक विचार को तथ्य से परखते हैं, खुद को दूसरों से तुलना नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं लेकिन खुद को दोषी नहीं ठहराते, और जीवन के हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हैं। यही वह क्षण है जब आप फीलिंग गुड नहीं बल्कि बीइंग गुड की अवस्था में पहुंचते हैं, यानी आपकी शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। 3. इमोशनल फ्रीडम, भावनात्मक स्वतंत्रता। बर्न्स इस अध्याय में कहते हैं कि असली आज़ादी यह नहीं कि सब कुछ हमारे मन का हो जाए, बल्कि यह कि हम किसी भी स्थिति में संतुलित और शांत रह सकें। वह समझाते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि अवेयर एंड कंपैशनेट बनना है। अपने विचारों को देखना, समझना और उन्हें अपने नियंत्रण में रखना। 4. फीलिंग गुड का असली अर्थ। बर्न्स के अनुसार फीलिंग गुड का मतलब कृत्रिम खुशी नहीं है, बल्कि वह स्वाभाविक मानसिक शांति है जो तब आती है जब आप अपने विचारों के दास नहीं बल्कि स्वामी बन जाते हैं। अब आप यह समझ जाते हैं कि परिस्थिति नहीं, आपका दृष्टिकोण आपकी भावनाएं तय करता है। हर नकारात्मक सोच एक मानसिक भ्रम हो सकता है जिसे आप सुधार सकते हैं। आत्मसम्मान, क्षमा और कृतज्ञता ही मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। 5. निष्कर्ष, द जर्नी कंटिन्यूज। बर्न्स अंत में कहते हैं, आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप रोज उसकी देखभाल करते रहेंगे तो उसमें फूल खिलते रहेंगे, लेकिन अगर उसे अनदेखा करेंगे तो पुराने खरपतवार, नकारात्मक विचार फिर उगाएंगे। इसलिए फीलिंग गुड एक लाइफस्टाइल है। हर दिन, हर विचार और हर प्रतिक्रिया में सजगता लाने का अभ्यास। इस अध्याय की जीवन सीख। 1. आप अपने विचारों के निर्माता हैं। 2. परिस्थिति नहीं, आपका दृष्टिकोण आपका अनुभव तय करता है। 3. आत्मजागरूकता और करुणा से ही मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। 4. फीलिंग गुड का अर्थ है अपने भीतर से शांत और सशक्त रहना, चाहे बाहर क्या भी हो। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। डॉक्टर डेविड डी बर्न्स की यह पुस्तक आधुनिक मनोविज्ञान और व्यावहारिक आत्मविकास का संगम है। यह हमें यह सिखाती है कि खुशी किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं बल्कि सोचने का चुनाव है। 1. हम अपनी सोच के शिकार नहीं, निर्माता हैं। बर्न्स कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोचने की क्षमता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं बाहर की दुनिया पर निर्भर हैं, जैसे किसी की बात, असफलता या रिश्ते का तनाव हमें उदास कर देता है। लेकिन सच यह है कि घटना नहीं, उस घटना की हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, हमारी भावना बनाती है। अगर हम मैं असफल हूं सोचेंगे तो निराशा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम मैंने कोशिश की और सीख रहा हूं सोचेंगे तो आत्मविश्वास और प्रेरणा महसूस करेंगे। यह परिवर्तन छोटा दिखता है, लेकिन यही डिप्रेशन से फ्रीडम की शुरुआत है। 2. भावनाओं को बदलने का सबसे आसान तरीका, विचारों को तर्कसंगत बनाना। बर्न्स की कॉग्निटिव थेरेपी का मूल सिद्धांत यही है कि हर भावना के पीछे एक विचार होता है। अगर आप उस विचार की जांच करते हैं, क्या वह तथ्य है या कल्पना, तर्कसंगत है या विकृत, तो आप उस भावना की जड़ तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण, नकारात्मक विचार, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तर्कसंगत उत्तर, सभी को खुश करना असंभव है और कुछ लोग मुझे समझते भी हैं। इस छोटे अभ्यास से चिंता घटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन स्थिर होता है। बर्न्स की दृष्टि में यही मन की स्वच्छता, मेंटल हाइजीन है। जैसे शरीर के लिए रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही मन के लिए रोज विचार सफाई। 3. आत्मस्वीकृति, आत्मदया और कार्रवाई, मानसिक शांति के स्तंभ। बर्न्स का संदेश स्पष्ट है। खुद को बदलने से पहले खुद को स्वीकारो। आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस।
आप वही हैं जो अभी हैं, पूर्ण नहीं, पर अपूर्णता में भी मूल्यवान। आत्मदया, सेल्फ कंपैशन। गलतियां सीखने की प्रक्रिया हैं, शर्म या सजा नहीं। कार्रवाई, एक्शन। पहले अच्छा महसूस होगा, तब काम करेंगे, नहीं। बल्कि पहले काम करो, फिर अच्छा महसूस होगा। यही एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन का सिद्धांत है। जब सोच, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में चलते हैं, तो भीतर संतुलन और आत्मसम्मान उत्पन्न होता है। 4. फीलिंग गुड एक अभ्यास है, मंजिल नहीं। बर्न्स बार बार याद दिलाते हैं कि यह कोई जादू नहीं, यह प्रैक्टिस है। हर बार जब आप नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे चुनौती देते हैं, आप अपने मस्तिष्क में नई न्यूरल राह बनाते हैं। यही मेंटल रिवायरिंग धीरे धीरे आपको नया व्यक्तित्व देती है। द न्यू यू। अंतिम संदेश। आपका मन एक दर्पण है। जब आप अपने विचार साफ करते हैं, तो जीवन अपने आप चमकने लगता है। डॉक्टर बर्न्स हमें यह सिखाते हैं कि खुशी की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने विचारों के भीतर करनी होती है। जब आप अपने मन के विकृत चश्मे उतार देते हैं, तो वही दुनिया अचानक उजली, सहज और सुंदर दिखने लगती है। फीलिंग गुड सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। हर बार जब आप नकारात्मक सोच को चुनौती देते हैं, आप अपने मन में नई रोशनी जलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? और हाँ, ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंड पावर और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी पर वीडियो पाने के लिए लाइफ टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके मन को एक नया दृष्टिकोण देता है।